में हैं, मां गंगा की गोद में। यहां 1 जून को चुनाव होने हैं। चुनाव नरेंद्र मोदी का है, चुनौती अजय राय की। बनारस केवल एक शहर का नहीं बल्कि पूर्वांचल को साधता है। तो आइए हम यहाँ के दैनिक जागरण के संपादकीय प्रभारी श्री भारतीय बसंत जी से बात करते हैं और जानते हैं बनारस और आसपास का हाल। नमस्कार सर, आपका स्वागत। नमस्कार। बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मुद्दे क्या हैं बनारस की जनता के, जिन पर वो वोट करेंगे? रवि जी, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बनारस का जो विरासत के साथ विकास का मॉडल पूरे देश के लिए तैयार हुआ है, वह स्वतः में एक बड़ा मुद्दा है। हम जिस विकसित भारत के होने की संकल्पना करते हैं, उसके बुनियाद में भारत की विरासत रही है। और अभी आपने कहा कि पूर्वांचल का एक बड़ा केंद्र है जहां से चुनाव का नैरेटिव तय होता है। मैं तो मानता हूं कि यह देश का बड़ा केंद्र है, क्योंकि भारत में समस्त भारत की संस्कृतियां इतनी घनीभूत हैं। बनारस में कई प्रकार की संस्कृतियां और कई प्रकार के लोगों का अस्थायी निवास है। दक्षिण के लोग हैं, पूरब के लोग हैं, पश्चिम के लोग हैं, कहीं गुजरात बसा है, कहीं बंगाल बसा है, कहीं दक्षिण के द्रविड़ और तमिल लोग बसे हैं, आंध्र प्रदेश के लोग हैं। इस प्रकार यहाँ जो भी नैरेटिव गठित होता है वो पूरे भारत के लिए होता है। और हम सब जानते हैं कि बनारस घोषित तौर पर सांसद नहीं, देश के प्रधानमंत्री को चुनता है। इस बार के चुनाव के मुद्दे में पूरे देश के लिए बनारस का विकसित होना, विरासत को संरक्षित करते हुए विकसित होना एक बड़ा मॉडल है। बहुत अहम बात कही, और खास करके इस बार जो भाजपा ने भी पूरा बनारस को पाट दिया है इस स्लोगन से कि विरासत संग विकास। तो वो विरासत कैसे संरक्षित हुई, जो आप हमें बताएंगे, और विकास की जो दृष्टि है वो कैसे बनारस में फलीभूत हो रही है, ये दोनों, और दोनों का सामंजस्य होना। क्योंकि लोग कहते हैं कि विकास जब होता है तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी चीजें हैं, हमारी जो विरासत है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है, उसको धूमिल करती है। तो ये विरासत भी बची हुई है और विकास भी हो रहा है। ये बनारस में अद्भुत संयोग कैसे है, कुछ उदाहरण रखें तो बेहतर हो। देखिए रवि जी, यहाँ जो विरासत संग विकास का मॉडल है, उसको दो प्रकार से हमको समझना पड़ेगा। पहला, तो जो कुछ भी खाती है, चाहे अहिल्याबाई होलकर ने उसे संवार के रखा था या महाराजा रंजीत सिंह ने संभाल के रखा था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस परिकल्पना को साकार किया कि यहाँ की जो विरासत है उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। अभी विश्वनाथ कॉरिडोर जो भी लोग भ्रमण करते हैं, उसके चतुर्दिक जो कुछ भी पहले की मूर्तियां थी, मंदिर थे, उन सब को वहां संरक्षित करने का प्रयास किया गया। प्रयास से बल्कि वो फलीभूत हो गया। दूसरा, बनारस में इस कॉरिडोर बनने के साथ जो लोग की आजीविका जुड़ी हुई थी, उनको उजाड़ा नहीं, उनको बसाया गया। यह देश का अनूठा मॉडल है, जहां 400 परिवारों को विस्थापित करके और विस्थापन के साथ साथ उनका सुदृढ़ प्रबंधन करके यहाँ जो फूल माला बेचते थे उनकी भी लिस्टिंग की गई, और लिस्टिंग करके उनको भी पर्याप्त धन दिया गया ताकि उनको उनकी आजीविका को कोई चोट न पहुंचे। दूसरी बात यह है कि काशी जो है 7 बार 9 त्योहार की नगरी है। यहाँ लोग कहते हैं कि एक सप्ताह में 9 त्योहार होते हैं। तो यहाँ जो पुरानी परंपराओं की चीज है, यहाँ का रथ यात्रा मेला है, यहाँ नाग नथैया का मेला है, भरत मिलाप जैसा जो दृश्य यहाँ उत्पन्न होता है। इसके अलावा संकट मोचन संगीत समारोह के 100 साल हो गए। इस प्रकार के जो भी आयोजन हैं, उन सब को सामाजिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर, दोनों ही स्तर पर उनका बेहतर संरक्षण किया जा रहा है, उनको बेहतर पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है। उससे हमारी विरासत
जहाँ है वो अस्थाई भाव में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जो नया रूप गठित हो रहा है, जैसे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जो विकास हुआ है, वह अपने अलग स्वरूप में दुनिया के सामने। पर्यटन यहाँ बहुत बढ़ा और पर्यटक जब आते हैं तो कई और सुविधाएं उनको मिलनी होती हैं। उस दिशा में काशी ने क्या किया? खास करके काशी की अगर बात की जाए तो यह गलियों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से काशी के चारों तरफ सड़कों का जाल बुना गया, वो कितना काशी को और चमकाने की दृष्टि से आपको लगता है कि वो काम कर रहा देखिए, सड़कों का जाल तो बहुत जरूरी था। काशी की जो कनेक्टिविटी है वो एक तरफ मध्य प्रदेश से है, दूसरी ओर बिहार से है, तीसरी ओर झारखंड से है। इस लिहाज से जो सराउंडिंग सड़कें थी उनको 4 लेन बनाना बहुत अनिवार्य था। इससे सबसे बेहतर सुविधा ये हुई कि शहर में अब बड़ी गाड़ियों का आवागमन शून्य हो गया है। लेकिन काशी की जो आत्मा, जैसा आपने कहा कि गलियों का यह देश, गलियां अक्षुण्ण हैं, गलियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यही गलियां यहाँ की विरासत है जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ये गलियां अपने मूल स्वरूप में अभी भी अपरिवर्तित है। बाकी जो यहाँ का सामान्य जीवन है और जो आपने पर्यटन की बात कही, तो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के पूर्व 67 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के पर्यटक यहाँ आना होता था वर्ष भर में, और इस समय यह संख्या 7 से 8 करोड़ के बीच आ है। गई है। सालाना आंकड़ा। सालाना आंकड़ा है। और अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि कोई एक पर्यटक आता है तो बनारस में 7 घरों का चूल्हा जलता है। माली हैं, रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, यहाँ के पंडित पुजारी हैं, लकड़ी का खिलौना बनाने वाले कारीगर हैं, बनारसी साड़ी का इतना बड़ा उद्यम और उद्योग है। इससे और आगे चलिए तो ट्रैवल एजेंसियां हैं, होटल कारोबार है, स्ट्रीट फूड का कारोबार है। इस प्रकार से पूरी आर्थिकी काशी की जो है पर्यटन आधारित है, इसको बड़ा संबल मिला। हम ठीक गंगा के बीच में हैं और गंगा और काशी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही बात है कि जब भी खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो गंगा से अपना नाता जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि गंगा से बनारस जुड़ा है, गंगा से काशी जुड़ी है और गंगा से काशी के लोग जुड़े हैं। वो अपने आप को गंगा से अलग कर ही नहीं सकते। तो जो गंगा के साथ न्याय करने की बात की गई थी, गंगा को साफ करने की बात की गई थी, एक बात उधर कि गंगा कितनी स्वच्छ हुई पिछले 10 सालों में। दूसरी बात कि गंगा आर्थिकी का केंद्र किस तरीके से बनी है काशी में, क्योंकि बातें बहुत हुई थी, योजनाएं बहुत बनी थी, धरातल पे कितनी उतरी हैं आप लोग लगातार देख रहे हैं कि सामने हम देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट गुजर रहा है। और मैं वो जानना चाहूंगा आपसे, जो गंगा की आर्थिकी और जो गंगा के प्रति स्वच्छता का जो भाव था वो कितना फलीभूत? देखिए, स्थानीय स्तर पर तो जो यहाँ की इकाई है, खासकर जो नगर निगम है, उसने घाटों की सफाई को लेकर बेहतर काम किया है। लेकिन अभी जो संपूर्ण गंगा की स्वच्छता का प्रश्न है, वो प्रश्न बना हुआ है। जो देश स्तर में गंगा में जो प्रदूषण की स्थितियां हैं, वो नियंत्रित जरूर हुई हैं, लेकिन अभी उसमें मीलों चलना है। और ये स्थिति बनारस के लिए भी है। गंगा निर्मलीकरण के जितने दावे किए गए हैं, उस पे अभी काम होना बाकी है। अच्छी शुरुआत हुई है, आने वाला कल जो है शायद और बेहतर हो, लेकिन अभी निर्मलीकरण का काम बहुत होना है। स्थानीय स्तर पर बात करें तो पिछले 10 साल में आधे दर्जन से अधिक नए एसटीपी बने हैं, जिससे कोशिश की गई है कि जो मलजल है उस पर नियंत्रण हो। लेकिन शहर के अंदर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत पुराना है, वो अंग्रेजों के जमाने का है, इसलिए अभी उस पर भी बहुत ज्यादा काम करना है। दूसरी बात जो आपने कही कि गंगा आर्थिकी में भी जो मोदी सरकार या योगी सरकार की ओर से जितनी घोषणाएं की गई थी, उसकी शुरुआत हुई है। जैसे मैं उदाहरण रखूं मल्टी मॉडल टर्मिनल का, मल्टी मॉडल टर्मिनल में जहाज, मालवाहक जहाज तो आए गए, लेकिन फ्रीक्वेंट उनका ट्रांसमिशन नहीं हुआ। जो यहाँ के व्यापारियों को
जो आसपास के पूर्वांचल के कारोबारियों को दूर माल ले जाने की बात हुई थी कि कम खर्चे में यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, अभी वह बहुत व्यवस्थित नहीं हो सका है। अभी उसमें बहुत काम होना है और उसके प्रति आकर्षण अभी पैदा नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि वह सालों भर जिस प्रकार से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। व्यवस्था देखनी पड़ेगी, सरकार इस ओर लगी होगी, लेकिन उस पर तो अभी निराशाजनक स्थिति ही है। बाकी पर्यटन के स्तर पर यहाँ पे विवेकानंद क्रूज, अलकनंदा क्रूज जैसे क्रूज लगातार चल रहे हैं। अभी 2-3 क्रूज को और आना है और एक योजना है कि बनारस के घाट से लेके चुनार के किला तक पर्यटकों को एक रूट दिया जाए। तो इन सब पे पर्यटन के स्तर पर गंगा की आर्थिकी समृद्ध हुई है। आप देखेंगे कि एक नया नमो घाट जो स्मार्ट सिटी के तहत बना है और नमो घाट से भी गंगा में अलग से छोटे-छोटे मोटर बोट चलाने की योजना है। इन सब से दूसरी एक घोषणा ये हुई थी कि यहाँ से सी प्लेन भी गुजरेगा, उसको भी अभी धरातल पर उतरना है। इस प्रकार से देखेंगे तो पर्यटन से जुड़ा जो गंगा और गंगा से जो सहजीवन है, उस सहजीवन की आर्थिकी तो उड़ान भर रही है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से जिस गंगा रूट का इस्तेमाल होना था, उस पे अभी काम नहीं हो पाया। हम लोग गंगा के आर्थिकी पे बात की हमने। अब थोड़ा हम चलते हैं थोड़ा चुनाव की तरफ। माहौल चुनावी है और आज भले बादल ऊपर छाए हुए हैं, लेकिन तपिश बरकरार है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बनारस के अलावा जो पूर्वांचल की स्थिति है, 5 चरण बीत चुके हैं, 2 चरणों पे चुनाव होना है। क्या आने वाले दिनों में कुछ और बदलाव मुद्दों के भाप रहे हैं आप, या मुद्दे सेट हैं और चुनाव उन्हीं पर हो रहा है? किस तरीके से पूर्वांचल की राजनीति को आप देख रहे हैं, क्योंकि अब सारा जोर पूरे देश का इन 2 चरणों पे लगेगा, सारा देश इधर देखेगा। पूर्वांचल में राजनीति अपने गति और लय से है, हमेशा रही है। एक बात यहाँ और समझना पड़ेगा कि यहाँ छोटी पार्टियों की भी दखल है। जैसे सुभासपा एक बड़ा फैक्टर होता है, पूर्वांचल की जितनी लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा में इससे बड़ा फैक्टर होता है। तो पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा, वो भाजपा के साथ नहीं थी। इस चुनाव में भाजपा के साथ है। इस प्रकार से संजय चौहान का भाजपा के साथ होना और निषाद पार्टी का होना, मेरा ये कहना था कि जो जातिगत आधारित राजनीति होती है, उसका भी एक बड़ा केंद्र पूर्वांचल है। और मैं तो यह मानता हूं कि यहाँ की जो सीटें हैं, लगभग सभी सीटों पर बहुत ठोस लड़ाई तनी हुई है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी को वॉक ओवर मिलने जैसी स्थिति। पूर्वांचल के मुद्दों की आप बात की, पूर्वांचल में जो मुद्दा था, वो कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो हर चुनाव में जी उठते हैं। जैसे पूर्वांचल में औद्योगिक विकास को लेकर के हमेशा इसके पिछड़ेपन को लेकर चर्चा होती रही है हर चुनाव में। यह माना जाता था कि पूर्वांचल में 2 चीजें हैं, एक तो यहाँ का अपराध, अपराध के बड़े-बड़े लोगों का नाम जुड़ा हुआ था और अपराध केवल स्थानिक नहीं, अपराध जो है वो अंडरवर्ल्ड तक से, आजमगढ़ का नाम लें तो वहाँ के जो अपराधी थे, सराय मीर, अबू सलेम, पूरा देश जो है उसको बाद में अपराध जगत के एक ठिकाने के तौर पर जानने लगा। इन सब मुद्दों के साथ-साथ पूर्वांचल में जो भाजपा का अपना विकास का मॉडल है, भाजपा ये कह रही है कि हम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ला रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को साकार कर दिया। इसके साथ-साथ हमने 2-3 जगहों पे हवाई अड्डे को विकसित कर हमने एयर ट्रैफिक को रेगुलेट किया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि जो विकास का मॉडल है या 10 साल में जिस गति से और तेजी से विकास होना चाहिए, पूर्वांचल में काशी को छोड़ दें तो जैसे पर्यटकीय सुविधाओं के विकास की बात है, तो ये
आसपास के जिलों में उतना नहीं हो पाया जितनी लोगों की अपेक्षा थी। विपक्षी ये कह रहे हैं कि भाई आपने हवाई सेवा की शुरुआत तो की, लेकिन एटीआर 19 से ज्यादा बड़ा हवाई जहाज जो है आजमगढ़ से नहीं जा पा रहा है। तो अभी शुरुआत है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा सघन हो, ज्यादा व्यवस्थित हो, लेकिन पूर्वांचल का समग्र विकास मुद्दा तो है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। उसके बरक्स राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, स्थानिक स्तर पर वादे कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जानते हैं कि खास करके सपा की कुछ परंपरागत और पारिवारिक दखल है। खास करके जो आजमगढ़ सीट है, वहां पे सपा परिवार के ही धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिहाज से, और बनारस में स्वयं प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनारस चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा ने लगभग सभी जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और रवि जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले बार बसपा की 4 सीटें यहीं से थी, 10 में से। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों ही राजनीतिक दलों की बड़ी सघन लड़ाई पूर्वांचल में है। भाजपा की है, सपा की है, कांग्रेस की है और बसपा की। एजेंडे कुछ पूर्वत हैं, कुछ नए हैं। नए एजेंडे में है सुशासन, योगी राज में जो है अपराध पर नकेल, पूर्वांचल को बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ करके औद्योगिक विकास का बुना गया सपना। अभी मुख्यमंत्री जी की सभा हुई थी, उसमें उन्होंने विशेष तौर पर आजमगढ़ को औद्योगिक सिटी के तौर पर विकसित करने की बात कही। इसकी तुलना में विपक्ष का जो अपना एजेंडा है और विपक्ष जिन मुद्दों पर घेर रहा है, वह यह है कि समावेशी और समग्र विकास पूरे पूर्वांचल का नहीं हुआ है, बनारस का तो हो गया है। थोड़ा और बनारस में बात करते हैं। हम लोग दशाश्वमेध घाट को पार कर रहे हैं। बनारस वाराणसी, इसका मतलब वरुणा और अस्सी। मैं बात कर रहा हूं छोटी नदियों की, गंगा की तो बात हुई, उनकी क्या हालत है? क्या उस दिशा में कुछ सोचा जा रहा है? वरुणा और अशी में जो पानी का फ्लो होना चाहिए, वह तो बेहद कम है। सच्चाई यह है कि वरुणा और अशी को लेकर के जितनी चिंता होनी चाहिए थी, वो धरातल पर नहीं दिखती है। देखिए, अब से कुछ दिन बाद जब बाढ़ की स्थिति आएगी, तो हमेशा वहां लोगों को नदी की पेटी से खाली किया जाता है। सवाल यह है कि नदी की पेटी में लोगों को बसने के लिए, अस्थायी निर्माण करने के लिए इजाजत किसने दी? हर बार ये घोषणा होती है कि यहाँ सर्वे होगा और अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, लेकिन फिर कहीं न कहीं किसी वोट के लोभ में या किसी और दबाव में, राजनीतिक दबाव में, आप अगर वहां ट्रेवल करिएगा, तो एक तो दोनों ही नदियों पर भीषण अतिक्रमण है, और दूसरा नदी की पेटी तक लोग बस गए हैं। और तीसरी बात यह है कि जो फ्लो होना चाहिए पानी का, यह कहा गया था कि रिवर्स फ्लो करके भी गंगा का पानी उसमें डाल के भी उसको हम थोड़ा सुंदर बनाएंगे, उसको प्रवाहमान बनाएंगे, लेकिन वरुणा और अस्सी का कायाकल्प अभी होना बाकी है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे एक और फिर से राजनीति की तरफ जाना चाहता हूं, चूंकि मौका चुनाव का है और खास करके इस क्षेत्र में आपने खुद कहा कि बसपा 4 सीट लेने में कामयाब रही थी, हालांकि सपा के पीठ पर बैठकर या सपा के साथ जालकर। इस बार दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। उसका क्या बहुत प्रभाव दिख रहा है? क्या दोनों को अलग कर दिया जाए तो तीसरा जो विपक्ष या सत्ता पक्ष जो कह लीजिए, उन लोगों के लिए क्या आराम हो गया है? मतलब स्मूथ है क्या चुनावी पिच? देखिए, दो बातें हैं। बसपा का हम सब जानते हैं कि उनके ठोस कैडर हैं, और आधार वोटर जो है उनकी निष्ठा पार्टी के साथ बनी रहती है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर था कि बसपा हमेशा ये दावा करती है कि जो मुस्लिम वोट है, वह उसके साथ है। विधानसभा चुनाव को वह आंकड़ा देती है कि हमारे पास जो है इतने परसेंट मुस्लिम वोट थे। इस चुनाव में जो एक आजमगढ़ की सीट है, वहां से बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को ही स्थान दिया है। बाकी पूर्वांचल की सीटों पे बसपा का और कोई
मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पिछले चुनाव में सपा और बसपा का गठजोड़ था, इस चुनाव में गठजोड़ नहीं तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? तो जाहिर तौर पर गठजोड़ नहीं होने से वोटों का बिखराव तो होगा, लेकिन सपा भी कील कांटे दुरुस्त कर रही है। आप आजमगढ़ का उदाहरण लें तो यहाँ पर जो गुड्डू जमाली पिछले उपचुनाव में कैंडिडेट थे और काफी वोट लाए थे, इस बार सपा ने चुनाव से पहले उनको एमएलसी बना करके यह कोशिश की कि हम मुस्लिम वोट को बंटने ना दें। भले ही मुस्लिम प्रत्याशी हैं आजमगढ़ में, लेकिन बसपा के चलते जो समीकरण में दरार आनी थी या वोटों का बिखराव होना था, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक बात सच है कि जो बसपा का आधार वोटर है, वो न भाजपा को मिलेगा और न सपा को मिलेगा। बहुत अहम बात आपने कही। और हमने बनारस के घाट से लेकर बनारस की अपनी संस्कृति और पूर्वांचल की राजनीति तक पर बात की। बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन समय हमें बांध रहा है। फिलहाल विश्वनाथ कॉरिडोर से मैं रवि प्रकाश तिवारी, जागरण टीवी, बनारस।